सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज का वीकली डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम डेली करते थे, उसी का हम हर संडे को अब वीकली डिस्कशन करते हैं। वीकली डिस्कशन का पहला हमारा एडिटोरियल है। पहले एडिटोरियल का पहला कोट है, वी फॉरगेट दैट द वाटर साइकिल एंड द लाइफ साइकिल आर वन, बाय जैक मत्सु। तो ये जो कोट है कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो वाटर साइकिल है और जो लाइफ साइकिल है दोनों का कितना डीप कनेक्शन है। वाटर साइकिल कैसे जो है हमें ग्रो करने में जो है मदद करती है। वाटर साइकिल कैसे हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो कोट है कहीं ना कहीं वाटर साइकिल ह्यूमन लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है उसको इंडिकेट करता है और काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है आज के हमारे एडिटोरियल डिस्कशन से। वाटर मैनेजमेंट, इस वाटर मैनेजमेंट में बेसिकली हम जानेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, सोर्स टू सी। जब भी हम वाटर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो वी डिस्कस ओनली अबाउट वन डायमेंशन, लेकिन यहाँ पे हॉलिस्टिकली वाटर को जो है मैनेज करने की बात कर रखी है। तो एक नया डायमेंशन है जो हमें देखने को मिलेगा इस एडिटोरियल डिस्कशन के अंदर और काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट भी है, क्योंकि कई एग्ज़ाम्स के अंदर, मैं CAPF एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अदर एग्ज़ाम्स के अंदर वाटर मैनेजमेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है ऐसे राइटिंग के अंदर पूछा गया है कि वाटर मैनेजमेंट के अंदर आपको ऐसे लिखना है। तो डेफिनेटली ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ UPSC CAPF, क्योंकि एनवायरनमेंट इज़ बिकमिंग अ वेरी क्रूशियल टॉपिक फॉर ऑल द एग्जाम्स इंक्लूडिंग CAPF। तो हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। वर्ल्ड वाटर डे एंड UN कैंपेन। देखो, वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को आता है हर साल। इस साल जो आया था उसका थीम था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। इस साल जो आया था उसका क्या थीम था? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। और UN ने भी 2025 को डिक्लेयर करा है, ये जो हमारा ईयर चल रहा है करेंटली, इसको डिक्लेयर करा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो चीज़ें हैं एक चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रही है, इशारा कर रही है क्या, कि ग्लेशियर जो है कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ग्लेशियर की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम क्लाइमेट चेंज को इसके साथ इंक्लूड कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज बोलें या फिर आप कह लीजिए ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर जो है बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ रहा है और अदर जो प्रॉब्लम है इंक्लूडिंग क्लाइमेट रिफ्यूजी की, वो हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट टाइम मार्च 21, 2025 को सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर। ये भी इंडिकेट कर रहा है किस चीज़ को, कि ग्लेशियर की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है कि मार्च 21 को वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर जो है सेलिब्रेट किया गया था। तो ये हमारा पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब जो UN है उसने ये डेकेड जो है, अभी जो डेकेड चल रहा है 2025 से 2034 तक, इसको डेकेड ऑफ एक्शन ऑन क्रायोस्फेरिक साइंस डिक्लेयर किया है। ये एज अ क्रायोस्फेरिक साइंस स्टार्ट कर दिया है UN ने इस पर्टिकुलर डेकेड को। देखो, ऐसे जो डेकेड जो हम डिक्लेयर करते हैं, UN डिक्लेयर करता है, उसका मोटिव होता है उस डेकेड के अंदर उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रिजर्व करना। तो यहाँ पे क्रायोस्फेयर क्या होता है, सबसे पहले तो यही जानना चाहिए। क्रायोस्फेयर वो होता है जो हमारे अर्थ के ऊपर जो फ्रोजन पार्ट है, जहाँ पे हमारी आइस है, वो वाला पार्ट। जैसे हमारा ग्लेशियर हो गया, ग्लेशियर इज़ अ पार्ट ऑफ क्रायोस्फेयर, वैसे ही हमारा हिमालय पे स्नो जो होता है वो, प्लस हमारी जो आइस होती है जितनी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो सारा क्रायोस्फेयर होता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया हो क्रायोस्फेयर क्या होता है। इसको प्रिजर्व करने के लिए डेकेड ऑफ एक्शन क्रायोस्फेरिक साइंस डिक्लेयर किया है UN ने, किसको 2025 से 2034 तक को। इसके अंदर बेसिकली ग्लेशियर पे ही ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ जो है, पूरा ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है एडिटोरियल का, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है सिर्फ एक चीज़ की तरफ, ग्लेशियर, ठीक है। ग्लेशियर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ग्लेशियर, और ग्लेशियर की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है सिर्फ इन दोनों चीज़ों की वजह से, ठीक है। UN रिपोर्ट 2025 जो है टाइटल थी माउंटेन एंड ग्लेशियर। दे आर ऑल्सो टॉक अबाउट द वाटर टैंक्स। वाटर टैंक्स कौन से हैं? जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। यही तो नेचुरल वाटर टैंक्स है। जस्ट इमेजिन कि जो हिमालय है, हिमालय के ऊपर जो हमारे जो गंगोत्री ग्लेशियर है, जो जितने भी ग्लेशियर्स हैं, अगर ये ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा एटलीस्ट, क्योंकि जो पेरेनियल रिवर जो इंडिया के अंदर बहती है, इंक्लूडिंग अवर गंगा एंड यमुना, तो इंक्लूडिंग ब्रह्मपुत्र, ठीक है, मेजर जो रिवर है, इंडस, इंक्लूडिंग ये इंडस रिवर जो अभी विवाद चल रहा था जिसके ऊपर, तो ये सारी जो रिवर्स हैं ये कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी और इसकी वजह से जो सर्वाइवल होता है हमारे ह्यूमंस का, जैसे हमने कोर्ट में देखा था, वो खतरे में आ जाएगा। इसलिए बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन द ग्लेशियर, इसलिए जो है हम ग्लेशियर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं।
अब जब भी बात आती है इन सब चीज़ों की, तो हमारा जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है कि हम जब भी जो है वाटर को प्रिजर्व करने की बात करते हैं तो या तो ग्राउंड वाटर की करते हैं या फिर जो रिवर वाटर है उसकी करते हैं, लेकिन हॉलिस्टिकली हम इसको भूल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया है सोर्स टू सी, मतलब सोर्स ग्लेशियर है और उसका सी जहाँ पे वो एंड अप होता है। जैसे गंगा को ले लीजिए, कहाँ से सोर्स है? गंगोत्री ग्लेशियर से, एंड एंड अप कहाँ होता है? वेस्ट ऑफ बंगाल में, सी में, खाड़ी में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रखा है। लेकिन ये जो नेचुरल कनेक्शन है, ये तो नेचुरल कनेक्शन है ना, ग्लेशियर से अपने आप मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होके अपने आप जो है वो रिवर बन रही है, रिवर होके अपने आप जो है वो समुद्र के अंदर जाके मिल जाता है। ये जो नेचुरल फ्लो है ये डिस्टर्ब होता है, और डिस्टर्ब होता है सिर्फ एक प्रजाति की वजह से, एक स्पीशीज़ की वजह से, वो है ह्यूमन स्पीशीज़, होमो सेपियंस, ठीक है। जैसे हम डैम बना लेते हैं, जैसे हम ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ कर लेते हैं, रिवर्स को डाइवर्ट कर देते हैं, रिवर्स को पॉल्यूट कर देते हैं, जैसे यमुना रिवर हो गया, एग्जांपल बहुत अच्छा है। इसकी वजह से उसका जो नेचुरल फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है, और फॉर जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है ओशन का, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाता है। क्यों? सैलिनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर, ये बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। समझ आ गया होगा। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? हमने देख लिया कि जो है सोर्स टू सी में जो बांधा जो क्रिएट कर रहा है, हर्डल जो क्रिएट कर रहा है, इट इज़ ह्यूमन क्रिएट कर रहा है। तो उसको सॉल्व करने के लिए S2S अप्रोच को फॉलो करने के लिए यहाँ पे सजेस्ट किया गया। S2S मतलब सोर्स टू सी अप्रोच। देखो, यूएन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2012 के अंदर भी प्रपोज किया था सोर्स टू सी अप्रोच, ठीक है। इस अप्रोच के अंदर बेसिकली जो भी वाटर का सोर्स है उसको हॉलिस्टिकली मैनेज करने के लिए बोला गया था। 2012 के अंदर मनीला डिक्लेरेशन हुई थी, उसके अंदर 65 कंट्रीज़ ने सपोर्ट करा था अप्रोच को। और एक और थी रिच टू रीफ अप्रोच। सिमिलरली रिच टू रीफ अप्रोच भी सोर्स टू सी जैसी अप्रोच जैसी ही थी। सीबी ने भी ऐसा ही कुछ लॉन्च किया, और IUCN ने भी इसी चीज़ के रिलेशन में सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो मिल रही है, हमें एविडेंस मिल रहे हैं, वो किसका? कि भाई सोर्स टू सी अप्रोच है, हॉलिस्टिकली मैनेज करने वाला वाटर का है, उसको हमें जो है मैनेज करना चाहिए। ये हमें पता चल रहा है इंटरनेशनली, चाहे वो IUCN हो गया, UN हो गया, चाहे वो मनीला डिक्लेरेशन हो गई, ये सारे लोग भी सपोर्ट करते हैं। अब इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? इंडिया के अंदर भाई बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वो हम देखेंगे थोड़े थोड़े करके। देखो, इंडिया के अंदर जो मेजर चैलेंजेस है जो हर साल देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग दिस ईयर, अभी देखा होगा आपने असम के अंदर जो है बाढ़ आ रखी है, ठीक है। सेम टाइम पे जो है विदर्भा रीजन जो है पानी के लिए तरस रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, ये देखने को मिलती है। प्लस इसके अलावा पॉल्यूशन जो है रिवर्स के अंदर बहुत तेज़ी से वो हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है कि इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो डायरेक्टली जो है विदाउट ट्रीटिंग उसको रिवर्स के अंदर मिला दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल यमुना रिवर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखेंगे कभी दिल्ली आएंगे तो देखिएगा, एक तरफ जो है नेचुरल फ्लो है, दूसरी तरफ देखेंगे तो नाले मिल रहे हैं, उसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट मिल रहा है बेसिकली, जैसे कानपुर के अंदर गंगा रिवर के साथ होता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ हो चुका है ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ हो चुका है, और ग्राउंड वाटर भी जो है कंटेमिनेट हो चुका है, जिसका एग्जांपल दा हिंदू के अंदर हमें हरियाणा और राजस्थान के जो एरिया हैं वहाँ पे देखने को मिला था कि ग्राउंड वाटर के अंदर जो नाइट्रोजन का वो है, फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे जो नाइट्रेट का जो कंटेमिनेशन है वो ग्राउंड वाटर के अंदर देखने को मिला था हरियाणा पंजाब रीजन के अंदर। मैनी रिवर्स पॉल्यूट हो चुकी है। 2022 की रिपोर्ट 311 जो है पॉल्यूटेड स्ट्रेच है 279 रिवर्स के अंदर पाया गया। देखो, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया के अंदर जो है रिवर्स हाईली पॉल्यूटेड है। सिंपल चीज़ यही इंडिकेट कर रहा है। प्लस रिवर्स प्लस ग्राउंड वाटर, ठीक है, प्लस ग्राउंड वाटर, ये दो चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेट हो रहा है, रिवर भी कंटेमिनेट हो रही है, जिसके एग्जाम्पल हमने यमुना और यहाँ पे हरियाणा और राजस्थान देखा, ठीक है। द हिंदू की रिपोर्ट है ये भी। नीति आयोग भी ऐसे ही कुछ चीज़ कहता है कि अराउंड 600 मिलियन पीपल, और देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जैसे हमने कोट देखा था कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर सर्वाइवल, तो यहाँ पे ह्यूमन बोलूँ या फिर बोलें कि जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो कहाँ पे है? हमारी इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर वाटर शॉर्टेज होगी तो डेफिनेटली सर्वाइवल पे बात आएगी। वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि 600 मिलियन पीपल आर फेसिंग वाटर शॉर्टेज इन इंडिया।
जिसकी वजह से सिर्फ जो है हेल्थ के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारी जीडीपी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो 6% जीडीपी जो है इसका इम्पैक्ट देखने को मिला इंडिया के ऊपर। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। ग्राउंड वाटर क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है? क्योंकि हमारे यहाँ जो इरिगेशन होता है 60% जो है ग्राउंड वाटर से किया जाता है, 85% ड्रिंकिंग वाटर के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो ग्राउंड वाटर है 25% ये डेंजर जोन के अंदर, और हरियाणा पंजाब में तो कंटेमिनेशन होना चालू भी हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा क्रूशियल होने के बाद भी, इम्पॉर्टेंट होने के बाद भी, इसके ऊपर प्रॉपर जो फोकस होना चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, यही यहाँ पे बता रखा है। इंडिया प्रोड्यूस करता है 1.7 लाख टन सॉलिड वेस्ट डेली, और सॉलिड वेस्ट की जगह इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होता है। ये सारी चीज़ डायरेक्टली जो है डंप कर दी जाती है रिवर्स के अंदर। हमारे यहाँ पे गवर्नेंस है लेकिन बहुत फ्रेगमेंटेड है, विलेज लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। तो जैसे सोर्स टू सी के लिए जो हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, वैसे ही करके हमें हमारे इंडिया के अंदर भी वाटर मैनेजमेंट के से रिलेटेड सोर्स टू सी प्लस हॉलिस्टिक अप्रोच, ठीक है, वो होनी चाहिए इंटीग्रेटेड। ये कहीं ना कहीं हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है अभी तक कुछ करा नहीं है, हमारे यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहले वाटर पॉलिसी जो आई थी हमारी, नेशनल वाटर पॉलिसी 1987 के अंदर आई थी। फिर 2015 के अंदर हमने देखा था कि जो हमारे यहाँ पे, क्योंकि मिनिस्ट्रीज बहुत सारी थी, ये ग्राउंड वाटर मिनिस्ट्री अलग से थी, वाटर मिनिस्ट्री अलग से थी, ये मिनिस्ट्री अलग से थी, तो इन सब मिनिस्ट्री को 2015 के अंदर जो है क्लब कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, और फिर हमारी आई ये जल वाटर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो अभी बेसिकली हॉलिस्टिकली जो है इन सब चीज़ों को देखती है। लेकिन फिर भी जो है सोर्स टू सी वाली जो अप्रोच है अभी भी हमारे यहाँ पे एब्सेंट है, उसको भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। अब बताएंगे इसके बाद अगर ये सारी चीज़ आप अडॉप्ट करेंगे तो होगा क्या? होगा डेफिनेटली वही कि हमारा जीडीपी लॉस हो रहा है वो बढ़ जाएगा, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का लॉस हो रहा है वो बढ़ जाएगा, जो हमारे वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम 600 मिलियन जो पीपल फेस कर रहे हैं, नीति आयोग जो बोल रहा है, वो कहीं ना कहीं हम सेव कर लेंगे। प्लस हमारे जो टारगेट्स हैं एसडीजी टारगेट, एसडीजी 14 और 6 टारगेट, इसको भी हम अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, कैसे? ये लाइफ बिलो वाटर कैसे? क्योंकि जब सोर्स टू सी होगा तो सी के अंदर जो है प्रॉपर तरह से जो है पानी जाएगा, और वहाँ का जो है ना वो हो रहा है, सैलिनिटी बढ़ रही है, उसकी कंटेमिनेशन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस जाएगा, क्योंकि फ्रेश वाटर वहाँ पे मिक्स हो जाएगा। इसके लिए जो भी सारे स्टेक होल्डर्स को मिलना चाहिए, जो भी गैप्स वगैरह उसको सॉल्व करना चाहिए। मोर और लेस यही सारी चीज़ें अप्रोच जो है हमें फॉलो करनी चाहिए। मतलब सिंपल चीज़ यहाँ पे बता रखी है, हॉलिस्टिकली हमें जो है इस इशू को देखना चाहिए, ना कि फ्रेगमेंटेड वे में। आई होप ये जो एडिटोरियल है ये अच्छे से समझ आ गया होगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। आ गया हो तो इसको एक बार ट्राई करना, संडे है थोड़ा लिखने का ट्राई करो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोजोम। एक्सपोजोम बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। पहले थोड़ा सा कोड देख लेते हैं। द एनवायरनमेंट इज वेयर वी ऑल मीट, वेयर वी ऑल हैव अ म्यूचुअल इंटरेस्ट, इट इज़ द वन थिंग ऑल ऑफ अस शेयर। तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस है, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमंस बट फॉर ऑल्सो जो हमारे अदर स्पीशीज़ हैं, हमारे एनिमल्स हैं, हमारे बर्ड्स हैं, जो सारे प्रजातियाँ हैं हमारे अर्थ के ऊपर, उन सब की जो इम्पोर्टेंस है, एनवायरनमेंट की जो इम्पोर्टेंस है, उन सब के लिए ये यहाँ पे कहीं ना कहीं शेयर किया गया है। और यही एनवायरनमेंट ही एक ऐसी चीज़ है जो हम शेयर करते हैं, और इसी को जो है ह्यूमन जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच जो है एक्सपोजोम, इसको यहाँ पे प्रमोट किया गया। इसको थोड़ा सा देखेंगे क्या चीज़ है ये, एक नया कॉन्सेप्ट आया तो इसको थोड़ा देखना भी चाहिए। एनवायरनमेंट डे 2025। अब देखो वाटर मैनेजमेंट वाला देखा था, एनवायरनमेंट वाला तो कहीं ना कहीं आ जाए तो इनको क्लब करने में हमें बहुत ईजी होगा अगर हम एक साथ सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 फोकस बेसिकली यहाँ पे था एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, और आता कब है? हमारा 5 जून को। तो ये जो 5 जून को हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आया था, अभी जस्ट अभी गया रिसेंटली 3-4 दिन पहले, इसका जो थीम था वो था हमारा एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन में एक चीज़ आती है माइक्रो प्लास्टिक, और ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ये स्टडीज़ भी बोलती हैं कि ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ईच एंड एवरी पार्ट एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है ये प्रेजेंट है। चाहे वो आपके इन डेप्थ ओशन में हो गया, चाहे वो आपका जो है क्रायोस्फेयर में हो गया, अटलांटिक में हो गया, आर्टिक में हो गया, सारी जगह जो है माइक्रो जो प्लास्टिक है वो प्रेजेंट है। हमारा एयर में प्रेजेंट है, हमारा वाटर में प्रेजेंट है, हमारा फूड में प्रेजेंट है, इवन जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें भी प्रेजेंट है। ये भी जो है रिपोर्ट में देखने को मिला है। ठीक है, अब ये जो माइक्रो प्लास्टिक है इसके अंदर केमिकल्स भी होते हैं, फिजिकल पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए, चाहे वो ह्यूमंस की हेल्थ हो, चाहे वो एनिमल्स की हेल्थ हो, सबकी हेल्थ, क्योंकि एनवायरनमेंट इज़ द ओनली थिंग दैट वी ऑल शेयर। ठीक है, तो इस कोड को थोड़ा सा याद रखना।
अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी की। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम माइक्रोप्लास्टिक को जो है डिटेक्ट कर लें, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। और इसकी वजह से जो है पब्लिक हेल्थ कंसर्न जो है ये क्रिएट होता है, क्योंकि वी आर पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करोगे तो ये सारी चीज़ें तो होंगी, क्योंकि ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, या कह लीजिए स्पीशीज़ और एनवायरनमेंट जो है अलग अलग नहीं है, एक ही है। अगर हमें ह्यूमंस को, एक कोट भी तो है ऐसा, हमने पहले भी डिस्कस करा है कि अगर आप एनवायरनमेंट को बचा रहे हो, अगर आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, सो यू आर नॉट ओनली प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट बट यू आर ओनली ऑल्सो प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। आप जब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ एनवायरनमेंट को नहीं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा इनबॉन्ड रिलेशन है एनवायरनमेंट के साथ, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। और यही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जब हम पॉल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को तो ये हमें ही हार्म कर रहा है। यही तो रिलेशन है, इंटर रिलेशन जो है ह्यूमंस का और एनवायरनमेंट का। अब एनवायरनमेंट हेल्थ बर्डन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इंडिया की अगर बात करें, इंडिया की बात करते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली। इंडिया के अंदर देखें तो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने एनवायरनमेंट रिलेटेड डिजीज़ हैं, हमारे यहाँ पे 25%, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है। सिर्फ सिंगल कंट्री के अंदर 25% जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डिजीज़ हैं, ये काफ़ी कंसर्न की बात है, स्पेशली फॉर द इंडिया। 3 मिलियन जो लोग हैं वो हर साल मर जाते हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, कितने? 3 मिलियन लोग, काफ़ी बड़ा रेशियो है ये वाला। और ये जो पॉल्यूशन है अब रिस्पॉन्सिबल है स्पेशली फॉर एनडीसी के लिए भी। हमने एक चीज़ और देखी थी, अगर नहीं यहाँ पे आपने याद हो तो मैं आपको याद दिला दूँ कि अराउंड जो डेथ होती है ड्यू टू डिजीजेज, 75% जो डेथ होती है दैट वाज कॉज्ड बाय एनडीसी डिजीज। एनडीसी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो स्प्रेड नहीं होता छूने से। सिंपल चीज़, जैसे हार्ट डिजीजेज हो गया, जैसे स्ट्रोक हो गया, जैसे अस्थमा हो गया, लंग कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया। जैसे डायबिटीज़ वाले को आप टच कर लोगे, उसके बाद खाना खा लोगे, आपको डायबिटीज़ थोड़ा ना होगा। तो वो क्या चीज़ है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो डिजीज़ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और हो किस ले रही है? हो रही है हमारी अनहेल्थी डाइट की वजह से और पॉल्यूशन की वजह से। दोनों ही चीज़ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। लीड पॉइजनिंग हो गया, ठीक है। लीड पॉइजनिंग की वजह से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन का रिजल्ट जो है लीड पॉइजनिंग के रूप में देखने को मिलता है। लीड पॉइजनिंग की वजह से हमारा जो IQ लेवल है, ठीक है, वो रिड्यूस होता जा रहा है। लीड आ कैसे रहा है हमारे फूड के अंदर? पेंट से, पाइप से, टॉय से। पाइप से पानी लेते हो ना, प्लास्टिक का पाइप आता है, तो कैसे लीड वहाँ से जो है रिसाव होके हमारे उसमें आता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। लीड पॉइजनिंग की वजह से IQ रिड्यूस हो रहा है, और 20% ऑफ ऑल IQ लॉस ग्लोबली जो है इसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेशन दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा? एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हो तो ह्यूमन को जो है, ह्यूमन के सर्वाइवल पे आ रही है, उसका IQ ही जो है वो रिड्यूस हो रहा है। हमारे ह्यूमन रिसोर्स का जो पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो रहा है। ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न है वेरी सिंपल, कि हम जो है एनवायरनमेंट को जो है पॉल्यूट कर रहे हैं। ग्लोबल रिपोर्ट वर्ल्ड रिस्क एंड डिजीज से रिलेटेड देखते हैं। WHO जो है, WHO और वर्ल्ड ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़, ये इनकी स्टडी भी यही सारी चीज़ें जो है इनको फाइंड आउट करती है, ट्रैक करती है कि पॉल्यूशन और इन सब की वजह से जो है कितना डिजीज़ हो रहा है। तो ये ग्लोबल बर्डन डिजीज़ जो है ये फाइंड आउट करते हैं कि एनवायरमेंटल रिलेटेड और वर्क रिलेटेड जो रिस्क होते हैं उसकी वजह से जो है ग्लोबली जो डेथ हो रही है वो 12.8 मिलियन डेथ हो रही है एयर पॉल्यूशन की वजह से। और आपको पता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि दिल्ली इज़ बिकमिंग अ गैस चैम्बर, क्योंकि हर साल यहाँ पे सीवियर प्लस जो एयर क्वालिटी है वो देखने को मिलती है हर सर्दियों के अंदर। तो एयर पॉल्यूशन की वजह से भी ग्लोबली ये तो बात हो रही है। 4.7 मिलियन डेथ होती है। इंडोर स्मोक, जैसे चूल्हा वगैरह जलाते हैं, ठीक है, इसकी वजह से भी जो है डेथ देखने को मिलती है, 3.1 मिलियन डेथ। तो ये जो ऑल स्टडी है ग्लोबल बर्डन डिजीज़ की, ये ऑल नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। सिर्फ 11 टाइप के रिस्क यहाँ पे जो है वो इंक्लूड किए गए थे, माइक्रोप्लास्टिक, नॉइज़, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है, ये सारी जो हमने डिस्कस करी, नॉइज़ हो गया, माइक्रोप्लास्टिक हो गया, केमिकल मिक्सचर हो गया, ये सारी चीज़ें तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डेटा की कमी है, लेकिन फिर भी ये जो है रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए कि सिंपल एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ समझ आ रही है हमें क्या, कि एनवायरमेंटल रिलेटेड जो हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है या डेथ हो रही है वो बहुत ज़्यादा है। इवन तो हमारे पास जो है हॉलिस्टिक डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये नंबर ऑफ डेथ हमें देखने को मिलती है। मतलब सिंपल चीज़ है, हमें जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ये यहाँ पे बता रखा है। प्रॉब्लम क्या है फिर करंट अप्रोच में? करंट अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि हम क्या करते हैं कि अगर जो है एयर को अगर किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को उसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं,
तो हम सिर्फ उस पर्टिकुलर सेक्टर को प्रोटेक्ट करते हैं, बाकी जो अदर चीज़ें जो हैं उसमें हम ध्यान नहीं देते। मतलब क्या, सिर्फ एक रिस्क फैक्टर को हम ध्यान में देते हैं और बाकी सारे को हम भूल जाते हैं। ये यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है। लेकिन इन रियलिटी क्या है, काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं वो इंटीग्रेट करते हैं और वो फिर वर्क करते हैं। जैसे पॉल्यूशन के साथ पुअर डाइट, अगर डेथ हो रही है तो इट डजेंट मीन कि वो सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से हो रही है, कि पॉल्यूशन तो अदर भी है, लेकिन यहाँ पे पुअर डाइट है उसको हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, अगर पुअर डाइट को कंसीडर करते हैं माल न्यूट्रिशन वाले केस में, तो पॉल्यूशन को कंसीडर नहीं करते, क्लाइमेट चेंज को कंसीडर नहीं करते, वाटर पॉल्यूशन को कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे हमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। स्मोकिंग को हम जो है कंसीडर करते हैं, स्ट्रेस को कंसीडर नहीं करते, स्ट्रेस को कंसीडर, लेकिन ये दोनों तो इंटर रिलेटेड है ना, जेनेटिक्स और पॉवर्टी। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि हमारी जो स्टडी है जो हम करते हैं वो हॉलिस्टिक नेचर की नहीं है, और हर बार यही चीज़ देखने को मिलती है। इस चीज़ को क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा जो है बुरा बना रहा है, वर्स बना रहा है। हीट वेव हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया, मेंटल हेल्थ इशू हो गया, ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑल्सो, कि क्रॉप फेलियर हो गया, जो हमारे फार्मर सोसाइटी थे वो उनका रेशियो बढ़ने लग गया। तो ये सारी चीज़ें भी इंटीग्रेटेड हैं। तो यहाँ पे एक हॉलिस्टिक अप्रोच के बारे में बताया गया है कि एक एक्सपोसोमिक है, बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी और एक कह लीजिए गैजेट है, वियरेबल टाइप का। यहाँ पे बताया कि अगर एक्सपोसोमिक जो टेक्नोलॉजी है अगर वो हम यूज़ करें तो हमें एक हॉलिस्टिक जो है डेटा मिलेगा कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्या डिजीज़ है, इसके पीछे पॉल्यूशन है, इसके पीछे स्ट्रेस है, इसके पीछे लो डाइट है, ये सारी चीज़ें क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से पता चल जाएगी अगर हम एक्सपोसोमिक जो चीज़ें हैं वो अडॉप्ट कर लें। क्योंकि ह्यूमन जेनेटिक प्रोजेक्ट के अंदर भी हमने हॉलिस्टिकली जो है वो करा था। तो सिमिलरली इसकी तरह ही ये एक्सपोसोमिक है, इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे बता रखा है, यही फ्यूचर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का मेन टूल हो सकता है एक्सपोसोमिक। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कितनी डेथ्स हो रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम एक पर्टिकुलर सेक्टर को जो है वो टारगेट करते हैं जब उसको सॉल्व करने की बात करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करके ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। उस फैक्टर्स को हम मॉनिटर नहीं कर पाते। उस फैक्टर्स को मॉनिटर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे बता रखी है इस एडिटोरियल के अंदर वो है एक्सपोसोमिक। ये टोटल एडिटोरियल था। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। काफ़ी ज़्यादा लिख रखा था लेकिन बात सिंपल थी, एक्सपोसोमिक। ठीक है, तो ये समझ आ गया तो एक बार ये लिखने का भी ट्राई करो, पॉल्यूशन टू प्रिवेंशन। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच। वोल्टेयर कहते हैं, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से। तो कहीं ना कहीं वोल्टेयर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप जो बोलते हैं उससे मैं बिल्कुल भी जो है ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, ये जो आपका राइट है, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपका राइट है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगा। ये कहीं ना कहीं वोल्टेयर बोलना चाहते हैं। आई होप समझ आ गया होगा कोट का मतलब, कि हर एक इंडिविजुअल के पास राइट होना चाहिए जो वो बोलना चाहता है, बट ऐसा नहीं कि अनरिस्ट्रिक्टेड राइट होना चाहिए। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(2) के अंदर जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करा रखा है, लेकिन थोड़ा सा वेग होता है, तो उसकी वजह से जो है हमारे जो गवर्नमेंट हो गई, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो बेनिफिट उठाते हैं और कर्व लगा देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। यही चीज़ हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देन एंड नाउ। देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, सबसे पहले तो जॉन मिल्टन 17th सेंचुरी में जो इंग्लिश राइटर थे, इन्होंने गवर्नमेंट को स्ट्रांगली अप्रोच करा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस टाइम में जो है परमिशन टू पब्लिश जैसा कुछ लगाया था कि न्यूज़पेपर अगर पब्लिश करना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिबर्टी टू थिंक, स्पीक और आर्ग्यू फ्रीली को रिस्ट्रिक्ट करने के ऊपर करा था। तो इसके अगेंस्ट में जॉन मिल्टन ने जो है अपने आवाज़ उठाई थी। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये जो सिस्टम ऑफ परमिशन है ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली किसको कंट्रोल करने के लिए, प्रेस को कंट्रोल करने के लिए, यही ऊपर बता रखा है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर भी जो है आज, वो तो था 15वीं शताब्दी वाला, 17th सेंचुरी का। ठीक है, आज इंडिया के अंदर भी सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि कोर्ट केस नाउ दिस डेज, जो कोर्ट केस है वो केस हियरिंग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी टीचर। क्या जो यूनिवर्सिटी टीचर है फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है अपने व्यू को? तो देखो, जो यूनिवर्सिटी टीचर है वो जो टीचर है, ठीक है, और जो हर एक इंडिविजुअल है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको जो है राइट प्रोवाइड करा रखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, कि इफ़ ही हैज़ समथिंग कंसर्न, सो वो अपना फ्रीली जो कंसर्न है वो रेज कर सकता है।
ठीक है, लेकिन वो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं दूसरों को हर्ट करेगा, इसलिए जो है दूसरे मतलब कौन, जो पावरफुल लोग हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच यही तो है कि ये पावरफुल लोगों को अकाउंटेबल ठहराती है। ठीक है, यही तो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो जिसने इतना जो है बेहतरीन जो हमें एक डिवाइस दे रखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है इसका जो है इल बेनिफिट उठाती है हमारी गवर्नमेंट और उस आवाज़ को कर्व कर देती है। इसी की वजह से ये केसेस सुनने को मिल रखा है। शुड टीचर नीड गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी अप्रूवल टू स्पीक, ये हमारा आज का टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दो चीज़ दे रखी है, एक ही चीज़ दे रखी है वैसे तो देखा जाए, फंडामेंटल राइट, जिसके अंदर हमारे सेवरल जो है आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 19(1)(a) जो हमें गारंटी देता है कि इफ़ यू हैव सम कंसर्न यू कैन रेज योर वॉइस। फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो कंसर्न है वो आर्टिकल 19(1) के अंदर डिस्कस किया गया है, लेकिन ये अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जो आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये ऐसा नहीं है कि आप जो है कुछ जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन है, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन। वो रिस्ट्रिक्शन मेंशन है हमारे आर्टिकल 19(2) के अंदर। क्या मेंशन है? सिक्योरिटी ऑफ स्पीच स्टेट अगर जो है हमारे भारत की सुरक्षा के ऊपर आ जाती है तो आपकी जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसको कर्व कर दिया जा सकता है। टू मेंटेनिंग द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, अगर आप किसी को बदनाम कर रहे हैं तो भी इस पर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आर्टिकल 19(2) के अंदर आप केस फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, प्लस फ्रेंड रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज़, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हम जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। दीज लिमिट्स मस्ट बी रीजनेबल, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं रीजनेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है अनरीजनेबल हो। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब इसका मतलब यही है कि अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है तो ये फेयर होना चाहिए, नेसेसरी तो है ही, और बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है अगर जेन्युइन जो किसी का कंसर्न है या फिर किसी पावरफुल जो लोग हैं वो अगर कुछ गलत कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो है आवाज़ उठा रहा है तो उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का सहारा लेके उसको कर्व कर दिया जाए। इट मस्ट बी फेयर, इट मस्ट बी नेसेसरी और बैलेंस्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इसका सपोर्ट करते हुए काफ़ी सारी जजमेंट दिए। अनुराधा बसेन की जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया 2020 की। इसके अंदर एक चीज़ बता रखी है, इंटरनेट एक्सेस ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस आपको हेल्प करता है कि आप इंफॉर्मेशन गेन कर सके, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे अपनी नॉलेज को एनहेंस करें और अपनी आवाज़ को रेज कर सके, और प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराता है। तो इसीलिए इंटरनेट एक्सेस इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब ये फंडामेंटल राइट है हमारा इंटरनेट एक्सेस। रिस्ट्रिक्शन है लेकिन रीस्ट हार्मफुल होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो है पूरी आवाज़ को ही कर दिया जाए, और जस्टिफाइड होने चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा, फेयर, नेसेसरी और बैलेंस्ड वाला। अब यूनिवर्सिटी टीचर की बात करें तो देखो, अगर कोई टीचर जो है क्लास के अंदर ही कोई फ्रीली कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उसको डिस्कस करता है, इट डजेंट मीन कि वो एक्टिविस्ट है। लेकिन होता क्या है कि उसको पनिश कर दिया जाता है, लेवल लगा दिया जाता है कि ये जो टीचर है ये जो है एक्टिविस्ट है। और काफ़ी सारे हमें एग्जाम्पल भी देखने को मिल सकते हैं इसके हमारे न्यूज़पेपर के अंदर, स्पेशली महाराष्ट्र वाले एरिया में। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इज़ नॉट द सेम एज द पॉलिटिकल मूवमेंट, कि जो हमारा हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने किसी ओपिनियन को, हमारा मतलब ये नहीं है कि हम जो है कोई पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं भी अपने लेक्चर्स के अंदर जो है कई चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ, वो लेक्चर जो है अब फ्री, इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं भी जो है पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करना चाहता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ बता रखी है। अगर कोई टीचर जो है, और न्यूज़पेपर के अंदर द हिंदू के अंदर ऐसा ही होता है कि अगर जो है कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई टीचर जो है या यूनिवर्सिटी टीचर जो है, प्रोफेसर जो है, अपना कुछ ओपिनियन जो है वो शेयर करना चाहता है तो डिस्क्लेमर करके शेयर कर दे, भाई ये मेरा है पर्सनल ओपिनियन। लेकिन इंस्टीट्यूट उसको साइलेंस कर दे, उसको बिल्कुल कर्व कर दे, उसको पनिश कर दे, ये जस्टिफाइड नहीं है। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टर जानित जेपुल वर्सेस SRM यूनिवर्सिटी के अंदर बोला था कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनको भी जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए स्पीच की, क्योंकि जब वो यूनिवर्सिटी के रूप में काम करते हैं तो दे आर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, तो उनके ऊपर भी लागू होता है हमारा आर्टिकल 19(1). मैटर क्यों करता है? बिकॉज वी आर एबल टू फाइंड आउट द ट्रुथ। अगर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फुलफिलमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए और इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन के लिए। अब देखो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर वोटिंग होती है। वोटिंग के अंदर अगर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी, अगर हम जो है उसको फ्रीली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जैसे इंटरनेट एक्सेस, इंफॉर्मेशन, ट्रुथ को डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, तो हम जो है अपने राइट टू वोट
इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे? राइट टू वोट नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रॉडर व्यू देखने को मिल रहा है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। कई थिंकर्स थे, हमारे हिस्टोरिकल थिंकर्स थे, जैसे हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल हो गए, विलियम ब्लैकस्टोन हो गए, जस्टिन होम्स हो गए और जॉन मिल्टन हो गए। और यहाँ पे तो हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल ने, जिनका बहुत प्यारा कोट है ये वाला, कि एवरीवन्स ओपिनियन मैटर्स इफ एवरीवन एल्स डिसएग्री। देखो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे बताया गया है, और इंडिविजुअलिटी इंपॉर्टेंट है उसके लिए फंडामेंटल राइट हमारा राइट टू स्पीच कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर यहाँ पे इशारा किया गया है कि हर कोई अगर डिसएग्री करता हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से और एक इंडिविजुअल जो है इसको सपोर्ट करता हो तो इसका मैटर भी, इसका ओपिनियन जो है वो भी मैटर करता है। तो ये आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब इन डेमोक्रेसी यही सारी चीज़ ये बता रखी है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का जो है बहुत बुरा हाल है, क्योंकि इंडिया का प्रेस फ्रीडम रैंक के अंदर 151 आउट ऑफ 180 कंट्री रैंक है। तो कहीं ना कहीं ये जो 151 रैंक है एक इंडिकेट कर रही है डायरेक्टली कि इंडिया के अंदर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है एक्सेस सही फ्रीली प्रोवाइड नहीं कर रखी, ओवर रेगुलेटेड है। यही यहाँ पे बता रखा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे रेगुलेशन है, अंडर फंडेड है। जिसके लिए अंडर फंडेड क्यों है? क्योंकि कर्ब करना चाहते हैं वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को, जैसे यूएसए के अंदर हार्वर्ड में देखने को मिल रहा है। सिमिलरली इंडिया के अंदर काफ़ी सारी हमारी नोन यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता था। लेकिन एंशिएंट टाइम से अगर कंपेयर करें आज के टाइम को तो हम देखेंगे कि कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने देखा था ना कितना इंपॉर्टेंट है हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए भी, हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी, क्योंकि हम क्वेश्चन करना सीख जाते हैं। तो गुरुकुल्स के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कितना प्रमोट होता था, फ्रीडम राइट होता था थिंकर्स को जैसे, और इसी की वजह से हमें ऐसे थिंकर्स मिले, आर्यभट्टा हो गए, चाणक्य हो गए, चारवाका हो गए, ये सारे ये यहाँ पे बता रखा है। तो यही बता रखा है कि इसको बेसिकली प्रमोट करना चाहिए, लेकिन फ्री हैंड प्रोवाइड नहीं कराना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कोई राइटर है, चाहे वो टीचर ही क्यों ना है, अगर इलीगल कुछ करता है, हमारा जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो प्रोवाइड करा रखा है, तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट जो है लीगल एक्शन होना चाहिए। लेकिन अननेसेसरी उसकी जो फ्रीडम है उसको कर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एजुकेशन है एक बहुत ही नॉबल सर्विस है। इट इज़ नॉट अ बिजनेस नहीं, एक नॉबल सर्विस है। टीचर्स चार्ज करते हैं, डेफिनेटली उनको भी अपना घर चलाना होता है, लेकिन ये जो एजुकेशन है ये एक बहुत ज़्यादा नॉबल सर्विस है। तो इस नॉबल सर्विस के अंदर टीचर्स को एटलीस्ट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो एक्सरसाइज है वो उनको प्रोवाइड करानी चाहिए, अनरीजनेबली उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। ये हमारा पूरा जो है एडिटोरियल था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर अवर पर्सनल ग्रोथ, अवर प्रोफेशनल ग्रोथ। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे बेसिकली एम्फोसाइज किया गया था कि एक फेयर सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, जहाँ पे जो अननेसेसरी जो कर्व होता है हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का बहाना लेके उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये पूरा एडिटोरियल था। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा, और यही था आज की हमारी डेली डिस्पैच वीकली डिस्पैच डिस्कशन में। तो अगले वीक फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर।